सभी का इस नए और बेहद खास गहन विश्लेषण में स्वागत है। मैं शुरुआत में ये बता देना चाहती हूँ कि आज का जो विषय है वो बहुत ही दिलचस्प है और थोड़ा हटकर भी है। बिल्कुल। मतलब जब भी हम निवेश, शेयर बाजार या संपत्ति बनाने की बात करते हैं तो आमतौर पर हर किसी के दिमाग में केवल पैसे, उलझे हुए चार्ट्स या बड़े बड़े नंबर घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी जटिल गणित की क्लास चल रही हो। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आज हम नंबरों या किसी जादुई फॉर्मूले की बात नहीं करने वाले हैं। आज की ये पूरी चर्चा हमारे दिमाग, मानवीय मनोविज्ञान और उस अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में है जो अक्सर पैसों के मामले में देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है क्योंकि अंततः ये हमारा मनोविज्ञान और सोचने का तरीका ही है जो ये तय करता है कि कोई व्यक्ति वित्तीय दुनिया में सफल होगा या नहीं। केवल बैलेंस शीट पढ़ लेना या चार्ट्स का तकनीकी ज्ञान होना, हाँ, वो काफी नहीं है अगर दिमाग पर नियंत्रण नहीं है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे पूरी तरह से इसी दिशा में इशारा करते हैं। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हमारे पास आज जो स्रोत मौजूद हैं उनकी सूची सच में काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। इनमें एटमॉस का सरल बनाम जटिल निवेश पर लिखा गया एक बहुत ही शानदार लेख है। इसके अलावा डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी का बिहेवियरल फाइनेंस यानी व्यवहार आधारित वित्त पर एक गहन साक्षात्कार और उनका एक कीनोट भाषण भी हमारे पास है। और तकनीक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्रोकरेज सेवाओं के पहलू भी हैं। सही कहा। बाजार की तकनीकी सच्चाई को समझने के लिए हमारे पास आर मनी जैसी ब्रोकरेज सेवाओं के आधुनिक तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी है। इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि निवेश की दुनिया में बहुत होशियार लोग भी अक्सर भारी गलतियां क्यों करते हैं और कैसे थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक समझ से कोई भी व्यक्ति एक वेल इन्फॉर्म्ड निवेशक बन सकता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत करने के लिए डॉक्टर क्रॉस्बी की किताब द लॉज ऑफ वेल्थ में दिए गए एक विचार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ओह, वो टक्सीडो पहने बंदर वाला उदाहरण। बिल्कुल वही। वो मानव विकास और आधुनिक वित्त के बीच के टकराव को बहुत ही रोचक ढंग से पेश करते हैं। मुझे वो हिस्सा बहुत मजेदार लगा। डॉक्टर क्रॉस्बी ने कहा है कि जब एक इंसान शेयर बाजार में निवेश करने उतरता है तो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति अक्सर एक टक्सीडो पहने बंदर जैसी होती है। सुनने में थोड़ा हास्यास्पद है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। उनका कहने का मतलब ये है कि हम इंसान प्राकृतिक रूप से इस बेहद तेज और जटिल वित्तीय दुनिया के लिए डिजाइन ही नहीं हुए हैं। सही बात है। इंसानी दिमाग का विकास जंगलों में खतरों से बचने या शिकार करने के लिए हुआ है, न कि शेयर बाजार के दैनिक उतार चढ़ाव या कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझकर उन पर फैसला लेने के लिए। सरल समाधानों को नजरअंदाज कर देता है। हमें लगता है कि समस्या बड़ी है तो समाधान भी जटिल होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर समस्या बहुत बड़ी और डरावनी है तो समाधान भी बड़ा और रहस्यमयी होना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन और दुखद ऐतिहासिक उदाहरण स्कर्वी बीमारी है। स्कर्वी, ये वही बीमारी है ना जो पुराने जमाने में लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान नाविकों को हुआ करती थी। हाँ, बिल्कुल वही। और ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। 1400 से लेकर 1900 के बीच करीब 500 सालों में लाखों लोग इस बीमारी से तड़प तड़प कर मरे। बाप रे, 500 साल! हाँ, उनके दांत गिर जाते थे, शरीर काम करना बंद कर देता था। वास्को डी गामा जैसे महान खोजकर्ताओं ने अपने आधे से ज्यादा क्रू को इसी बीमारी की वजह से खो दिया था। लेकिन इसका इलाज तो बहुत आसान था ना? कर दिया था कि ताजे फल, विशेषकर नींबू या विटामिन सी के सेवन से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जेम्स लिंड ने तो बाकायदा इस पर शोध पत्र भी लिखे थे। बिल्कुल, किताबें तक लिख दी थी। ये तो सच में चौंकाने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि अगर इलाज मौजूद था और वो इतना सुलभ था तो दुनिया ने 500 सालों तक लोगों को मरने क्यों दिया? क्योंकि तत्कालीन चिकित्सा जगत और आम लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इतनी भयंकर बीमारी का इलाज महज एक नींबू का रस कैसे हो सकता है। वे किसी जादुई गोली की तलाश में थे। हाँ, कोई जटिल दवा या दुर्लभ जड़ी बूटी। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी समस्या का इतना सरल समाधान हो ही नहीं सकता। ये किस्सा सुनते ही मुझे डॉक्टर क्रॉस्बी द्वारा बताया गया रिवर जॉर्डन प्रॉब्लम याद आ जाता है। वो कुष्ठ रोगी नामान की कहानी। इससे ज्यादा सरल हो तो मानवीय अहंकार उसे स्वीकार करने से कतराता है। और वित्तीय बाजारों में भी ठीक यही मनोविज्ञान काम करता है। एक आम निवेशक सोचता है कि बाजार इतना विशाल है तो इसमें पैसा कमाने का तरीका भी बहुत मुश्किल और गुप्त होना चाहिए। इस जटिलता के प्रति हमारे आकर्षण को एटमॉस के लेख में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। होम कुक और पेशेवर शेफ वाला हिस्सा। हाँ, उसमें एक होम कुक यानी घरेलू रसोइये और एक पेशेवर शेफ के बीच एक कमाल की तुलना की गई है।
कल्पना कीजिए एक पेशेवर शेफ की जो 5 सितारा होटल में काम करता है। वहां का माहौल बहुत तेज होता है, दर्जनों फैंसी उपकरण होते हैं। के बीच बहुत तेजी से जटिल डिश बनाते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि रसोई में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं, जैसे उंगलियां कटना, उन्हीं पेशेवर शेफ्स के साथ होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक होम कुक अपनी रसोई में बहुत ही सरल सुरक्षित विधियां अपनाता है और बिना किसी दुर्घटना के बेहतरीन खाना तैयार कर लेता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि बाजार के आंकड़े इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। निवेश की दुनिया में अक्सर लोग खुद को पेशेवर शेफ समझने की गलती कर बैठते हैं और फिर अपनी उंगलियां जला बैठते हैं। बिल्कुल। अगर 10 वर्षों के डेटा को देखा जाए तो पता चलता है कि केवल 18% जटिल रणनीतियां ही सरल रणनीतियों को हरा पाती हैं। रुकिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे चार्ट्स पढ़कर रोज खरीद फरोख्त करके जटिल रणनीति बनाता है तो उसके हारने की संभावना 82% है। हाँ, 82%। और यहाँ सरल रणनीति का मतलब है किसी साधारण इंडेक्स फंड में पैसा लगाना, यानी बाजार के शीर्ष शेयरों में पैसा डाला और शांति से बढ़ नहीं दिया, बिना कोई रोजमर्रा की छेड़छाड़ किए। फिर भी लोग इस सरलता से भागते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अति आत्मविश्वास, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो बाजार को पछाड़ सकते हैं। इसी में वे बार बार ट्रेडिंग करते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। उस लेख में एक और व्यवहारिक उदाहरण था, फास्ट फूड वाला। हाँ, नकद रखना फास्ट फूड खाने जैसा है। कभी कभार आपात स्थिति के लिए ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ कैश पर निर्भर रहे तो महंगाई उस पैसे को खा जाती है। और निवेश करना खुद अपना खाना पकाने जैसा है। बिल्कुल। वित्तीय सेहत के लिए खुद निवेश रूपी भोजन पकाना होगा, वो भी घरेलू रसोइये की तरह साधारण तरीके से। ये बात कागज पर तो बहुत समझदारी भरी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसे अपनाना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब बाजार के ऐतिहासिक आंकड़ों में है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वे आंखें खोलने वाले हैं। पिछले 20 सालों के बाजार प्रदर्शन पर नजर डालें तो बाजार ने औसतन 8.21% का रिटर्न दिया है। सही है। लेकिन एक आम निवेशक को इस दौरान सिर्फ 4.25% ही मिला है। ये तो आधी कमाई हवा में गायब हो जाने जैसी बात है। और तस्वीर इससे भी ज्यादा गंभीर है। अगर हम इस 4.25% में से औसतन 2.5% मुद्रास्फीति को घटा दें तो निवेशक के हाथ में असल में कुछ खास बचता ही नहीं है। बाजार 8% दे रहा है, लेकिन निवेशक 4 पर अटका है। वित्त की भाषा में इसे ही बिहेवियरल गैप कहा जाता है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों आता है? निवेशक उस विकास का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है? इसे एक्शन बायस या कार्रवाई करने के पूर्वाग्रह से समझाया जा सकता है। डॉक्टर क्रॉस्बी ने फुटबॉल के गोलकीपर का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। अच्छा, पेनल्टी किक वाया। हाँ, सशे, मैच का आखिरी पल है और पेनल्टी किक होने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी स्थिति में गोलकीपर 94% बार या तो दाएं कूदता है या बाएं। लेकिन खेल के असली आंकड़े बताते हैं कि गोल रोकने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब गोलकीपर बिना हिले बीच में खड़ा रहे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अगर बीच में खड़े रहने से संभावना सबसे ज्यादा है तो वे हवा में छलांग क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो दर्शकों के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहता। अगर वो बीच में खड़ा रहे और गेंद निकल जाए तो लोग कहेंगे कि उसने कोशिश ही नहीं की। ओहो, तो कूदने से कम ये साबित होता है कि वो कुछ कर रहा है। बिल्कुल। इसी तरह जब बाजार में उथल-पुथल होती है, खबरें चल रही होती हैं, तो निवेशक भी गोलकीपर की तरह कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वे घबराहट में खरीद बिक्री करते हैं। जबकि अक्सर कुछ न करना ही सबसे लाभदायक रणनीति होती है। नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम शार्प के शोध के अनुसार बाय एंड होल्ड की बराबरी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को 82% बार बाजार की एकदम सही टाइमिंग पकड़नी होगी, जो कि इंसानी दिमाग के लिए लगभग असंभव है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये कि बाजार को टाइम करना बेकार है। लेकिन अगर बाजार में कुछ न करना ही सबसे अच्छा है तो लोग दिन रात टीवी पे बैठे उन वित्तीय विशेषज्ञों की बातें क्यों सुनते हैं जो हर घंटे नई रणनीति बताते हैं? इसका जवाब हमारे शरीर की ऊर्जा के प्रबंधन में छिपा है। इंसानी दिमाग का वजन शरीर के कुल वजन का मुश्किल से 2% होता है, लेकिन ये 20% ऊर्जा खपत करता है। तो सोचना थका देने वाला काम है। बहुत थका देने वाला। इसलिए हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है।
खुद विश्लेषण करने की मेहनत से बचने के लिए टीवी पर बैठे विशेषज्ञों की बात मान लेना आसान लगता है। तस्वीर पेश करता है। वो अध्ययन वाकई आंखें खोलने वाला है। उन्होंने सालों तक विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों को ट्रैक किया और साबित किया कि एक विशेषज्ञ जितना ज्यादा प्रसिद्ध होता है, उसके गलत होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। प्रसिद्धि अक्सर अति आत्मविश्वास को जन्म लेती है। बिल्कुल। जेपी मॉर्गन से जब एक बार बाजार के भविष्य के बारे में पूछा गया था, तो उनका मशहूर जवाब था, ये उतार चढ़ाव करेगा। बस हाँ, इतनी ही भविष्यवाणी सटीक हो सकती है। बाकी सब मौसम का हाल बताने जैसा है। विशेषज्ञों का ये भ्रम वाकई खतरनाक है। लेकिन जब हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो अंतिम लक्ष्य खुशी है। कोई भी भविष्य में खुश रहने के लिए निवेश करता है। सही बात है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने पैसे और खुशी के विज्ञान को नया आयाम दिया है। हाँ, उस अध्ययन के अनुसार लगभग $75,000 तक की आय एक व्यक्ति के जीवन से दुख और दैनिक चिंताओं को कम करने में सीधा असर डालती है। लेकिन क्या आज की महंगाई में ये $75,000 का आंकड़ा प्रासंगिक है? ये रकम तो बदल गई होगी। ये जायज बात है। मुद्रास्फीति के कारण ये नंबर आज $1,00,000 या उससे अधिक हो सकता है। लेकिन असली बात वो नंबर नहीं, सिद्धांत है कि बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद पैसा सीधा खुशी नहीं लाता। बिल्कुल। एक निश्चित सीमा के बाद मिलने वाली खुशी पूरी तरह से व्यक्ति के अपने नजरिए पर निर्भर करती है। बड़ा घर किसी अंदर से दुखी इंसान को खुश नहीं कर सकता। खुशी से याद आया, बहुत से लोग निवेश में रोमांच ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि ये उबाऊ नहीं होना चाहिए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ, वे लगातार नए नए आईपीओ के पीछे भागते हैं या रोजाना डे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रोमांचक निवेश खतरनाक होते हैं। बाजार में लिस्ट होने के 3 सालों के बाद औसतन आईपीओ अपने बेंचमार्क से 21% खराब प्रदर्शन करते हैं। और डे ट्रेडिंग का हाल तो और भी डरावना है। 360 में से केवल एक डे ट्रेडर ही लगातार मुनाफा कमा पाता है। निवेश कोई कसीनो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान में एक बहुत कारगर नियम है जिसे हॉल्ट नियम कहा जाता है। HALT? हाँ, हॉल्ट का मतलब है हंग्री यानी भूखे, एंग्री यानी गुस्से में, लोनली यानी अकेले, या टायर्ड यानी थके हुए। ओहो, ये तो बहुत काम की चीज है। जब भी कोई व्यक्ति इन 4 में से किसी भी स्थिति में हो, तो उसे कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। वित्तीय फैसले तो बिल्कुल नहीं। ये हाल्ट नियम सच में रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने लायक है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो हमें कैरल ड्वेक के एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर गौर करना चाहिए। उन्होंने बच्चों के साथ एक प्रयोग किया। पहेलियों वाला? हाँ, एक समूह को कहा गया कि वे बहुत खास और जन्मजात बुद्धिमान हैं, जबकि दूसरे को मेहनती होने के लिए सराहा गया। और फिर मुश्किल पहेलियां दी गईं। नतीजे चौंकाने वाले थे। खुद को खास समझने वाले 40% बच्चों ने अपनी विफलता छिपाने के लिए अपने ग्रेड्स को लेकर झूठ बोला। वे अपनी खास छवि बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये तो सीधा निवेशकों के व्यवहार से जुड़ता है। जो निवेशक खुद को खास मानते हैं, वे नियमों को तोड़ते हैं, जोखिम उठाते हैं और भारी नुकसान सहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार के नियम उन पर लागू नहीं होते। इसीलिए सबसे सफल निवेश वो होता है जो व्यक्तिगत अहंकार से नहीं, बल्कि ठोस जीवन लक्ष्यों से जुड़ा हो। लक्ष्य आधारित निवेश का वह उदाहरण बहुत सुंदर था। वो बैंक वाला? हाँ, जब एक बैंक ने बचत खातों का नाम उबाऊ नंबरों से हटाकर शार्लोट और लियाम फंड रखा और बच्चों की तस्वीर लगा दी, तो बचत दोगुनी हो गई। जब पैसा किसी भावना से जुड़ जाता है, तो बाजार का डर भटका नहीं पाता। लेकिन इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को असली दुनिया में लागू करना मुश्किल होता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम सिद्धांत और वास्तविकता में संतुलन कैसे बनाएं। एटमॉस के लेख में पेरिस ओलंपिक 2024 का उदाहरण इसका बहुत ही ज्वलंत प्रमाण है। पेरिस ओलंपिक की वो कहानी बहुत दिलचस्प है। आयोजकों ने तय किया था कि वे इन खेलों को सबसे ग्रीन ओलंपिक बनाएंगे। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए? हाँ, उन्होंने एथलीट विलेज में एयर कंडीशनर्स ही नहीं लगाए, प्राकृतिक हवा और जियोथर्मल कूलिंग का सहारा लिया। कागज पर यह दुनिया बचाने का शानदार कदम था। लेकिन जमीनी हकीकत पर मानवीय स्वभाव बीच में आ गया। जब खिलाड़ियों को पेरिस की गर्मी लगी, तो शारीरिक आराम की लालसा इतनी मजबूत हुई कि भारी विरोध शुरू हो गया।